हमें अक्टूबर 2024 में निफ्टी सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। इन्वेस्टर का माइंडसेट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हर तरफ प्रिडिक्शंस आ रही है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल के पहले वीडियो में स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिसने इन्वेस्टर और हिस्ट्री पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। हम बाजार के कुछ पुराने क्रैश, उनके कारण जानेंगे और यह भी देखेंगे क्या हमें सेम पैटर्न आज भी नजर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आज हम साल 1992 में हैं। सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। इन्वेस्टर काफी पॉजिटिव माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट रोज अपना नया हाई पे हाई लगा रहा है। तभी अचानक कुछ ऐसा सामने आता है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। हर्षद मेहता स्कैम भारतीय इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक था, जिसने देश के फाइनेंशियल मार्केट की नींव तक हिला कर रख दी थी। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जो आज के समय में अवैध तरीके का इस्तेमाल करके स्टॉक प्राइसेस में मैनिपुलेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद लूप होल्स का फायदा उठाकर स्टॉक की कीमतों को आर्टिफिशियली पंप अप किया था, खासकर ब्लू चिप कंपनीज जैसे कि एसीसी, रिलायंस और टाटा। उस वक्त एसीसी का प्राइस कुछ 200 रुपये से उछलकर 9,000 तक चला गया था। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितना आर्टिफिशियल स्टॉक प्राइसेस को पंप अप किया गया था। स्कैम के सामने आने से पहले हर्षद मेहता को एक मार्केट जीनियस के रूप में लोग देखते थे। उनको स्टॉक मार्केट का बिग बी भी कहा जाने लगा था। उनकी एग्रेसिव बाइंग की वजह से स्टॉक मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हुआ। सेंसेक्स उस वक्त कुछ 1,000 पॉइंट्स पर था, जो बढ़कर 4,500 तक पहुंच चुका था। लेकिन अप्रैल 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा किया, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग रातों रात गिर गया। सेंसेक्स जो रिकॉर्ड हाई पर था, तेजी से नीचे आने लगा, जिससे केवल कुछ ही दिनों में लगभग 4,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। जब इस स्कैम का खुलासा हुआ तो सेंसेक्स 4,500 से गिरकर 2,500 पर आ गया, जो लगभग 40% की गिरावट है। निफ्टी जो उस समय अपने शुरुआती दिनों में था, उसने भी इसी पैनिक को रिएक्ट करते हुए नीचे आना शुरू किया। इस क्रैश के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में कई नए रूल्स एंड रेगुलेशन को लाया गया, ताकि ऐसे क्रैश, ऐसे स्कैम्स फ्यूचर में ना हो। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी क्रैश के बाद हुआ था। अगले क्रैश को समझने से पहले हम टाइमलाइन को रिवाइज करते हैं। मान लीजिए आप ईयर 1989 में हैं। आज ही डब्ल्यू का इन्वेंशन हुआ है, जो आगे चलकर ईयर 1991 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। पब्लिक की दीवानगी इंटरनेट के प्रति 1993 में जागी, जब वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउज़र आया। लोगों का नज़रिया इंटरनेट की तरफ एकदम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से बढ़ा और लोगों ने इसके पोटेंशियल में कई प्रिडिक्शन करना शुरू की, जिसकी वजह से 90s डेकेड के एंड में इंटरनेट टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त ग्रोथ आई। इन्वेस्टर्स ने इस नई तकनीक में भविष्य की नई संभावना देखी और बढ़ते पैमाने पर इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्ट किया, खासकर ऐसी कंपनियां जिनके एंड में डॉट कॉम आता था। इस दौरान भारत में भी कई नई आईटी कंपनी का तेज़ी से विस्तार हुआ। इन्वेस्टर्स का मानना था कि बिजनेस ऑन इंटरनेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसके चलते उन्होंने बिना सोचे समझे इन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। कई कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च किए और अल्ट्रा हाई वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई। ये हाई वैल्यूएशन के पीछे कोई सॉलिड मॉडल नहीं था, सिर्फ यही पॉजिटिव सोच थी कि फ्यूचर में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इन्वेस्टर्स ने यही विश्वास किया कि अभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर ये प्रॉफिटेबल होगी। बहुत सारी कंपनी ने बिना सॉलिड बिजनेस मॉडल के आईपीओ लॉन्च किए और पहले दिन ही उनके शेयर प्राइस डबल हो जाते थे। एग्जाम्पल के लिए टेबल देखिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपीओ और फर्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस लगभग डबल है। उधर सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिए थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था और वो इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते नेस्डैक इंडेक्स कुछ 5,000 पॉइंट तक जा चुका था। ईयर 2000 में जब इन कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुए, तब इन्वेस्टर्स को पता चला कि इन कंपनी में काफ़ी कम प्रॉफिटेबिलिटी है या बहुत सारी लॉस मेकिंग है, जिसके चलते काफ़ी कंपनी के शेयर प्राइस एकदम से क्रैश हो गए और कई कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस क्रैश की वजह से नेस्डैक इंडेक्स, जो कि
लगभग 5000 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था, वो खिसक कर 1500 पॉइंट से भी नीचे आ गया, जो कि लगभग 80% का करेक्शन है। सिमिलर पैटर्न हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला, जहां पर सेंसेक्स जो कि 5500 पॉइंट पर था, वो लगभग खिसक कर 2800 तक आ गया। सिमिलरली निफ्टी 50 1600-1700 पॉइंट से 1100 पॉइंट तक आ गया था। इस बबल क्रैश से जो कंपनी सस्टेन कर गई वो आज मार्केट लीडर है। एग्जाम्पल के लिए गूगल और अमेजोन। इस क्रैश से हमें ये सीखने को मिला, हमें उन कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास सॉलिड बिजनेस मॉडल है, ना कि फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को देखकर। स्टॉक मार्केट 80% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। अब सिचुएशन को सुधारने के लिए यूएसए के फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट को 6.5 से ग्रेजुअली कम करते करते 1.2 तक ले आए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से पैसा ले पाए और मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन बनी रहे। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे थे। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश था, तो लोग एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे थे। फिर लोगों ने घर खरीदना शुरू किए। इस वजह से घरों की प्राइसेस बढ़ने लगी। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग बैंक से पैसा लेकर घर खरीद रहे थे, जिससे प्राइसेस और बढ़ने लगी। इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बैंक ने भी पैसे कमाने का सोचा और बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लोन देना शुरू किया। उन्हें लगता था कि इंटरेस्ट से पैसे कमाएंगे और अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है तो घर यानी मोर्टगेज बेचकर पैसा वसूल कर लेंगे। अब बैंक्स के पास कैश की शॉर्टेज होने लगी, तो उन्होंने इन मॉर्टगेजेस के बंडल बनाकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक से कैश लेना शुरू किया। इन बंडल्स को CDO यानी कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन बोला गया। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को पता था कि ये काफ़ी रिस्की लोन है, लेकिन फिर भी वो इसे प्रमोट करते रहे। अब यूएसए की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी AIG भी इस मौके का फ़ायदा उठाने लगी और उन्होंने इस CDO पर इंश्योरेंस देना शुरू किया कि अगर CDO डिफ़ॉल्ट करते हैं तो AIG पैसा देगी, और इस इंश्योरेंस को CDS क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप बोला गया। AIG के प्रीवियस डेटा के हिसाब से उन्हें कभी इंश्योरेंस के पैसे देने ही नहीं पड़ते थे, क्योंकि मॉर्टगेज अवेलेबल था। अब CDO पर इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो देश विदेश के लोगों ने CDO और CDS को ख़रीदना शुरू किया, और इधर धीरे धीरे फेड ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। 2005 के एंड होते होते ये इंटरेस्ट रेट 5.25 तक पहुंच गया। इस वजह से लोग अपने घर की EMI की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्टर्स की संख्या बढ़ने लगी। तो बैंक ने उन घरों को ऑक्शन में सेल करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे काफ़ी डिफ़ॉल्टर केस आए और काफ़ी घर ऑक्शन सेलिंग में आ गए। अब जब घरों की सप्लाई बढ़ने लगी तो घरों की कीमत नीचे आने लगी। जो घर 50 लाख में ख़रीदा था, अब वो 30 लाख का भी नहीं रह गया। तो जो लोग टाइम पर EMI भर रहे थे, उन्होंने भी डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया। घरों की कीमत और गिरने लगी, जिससे इनके मॉर्टगेज के बंडल्स यानी कि CDO की वैल्यू गिरने लगी। तो लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम करना शुरू किया, जिससे AIG को काफ़ी लॉस हुआ। 15 सितंबर 2008 को AIG के सारे पैसे ख़त्म हो गए। उस दिन लेमन ब्रदर्स, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी बैंक थी, उसने भी बैंक्रप्सी फाइल की, और इस तरह ये बबल बस्ट हो गया। अब इन CDS में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए थे, तो इसके झटके पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में नज़र आए। अब बैंक्स ने कॉशियसली लोन देना शुरू किया, जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और बैंक को पैसे नहीं मिल पाए, और धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज़ बिजनेस चल रहे थे उनके भी कैपिटल ख़त्म होने लगी, जिस वजह से वो भी बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे इकोनॉमी रुक सी गई हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पर था। इस बबल बस्ट से पहले डाउ जोन्स लगभग 14,000 पर था। इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन इंडाइसेस सेंसेक्स 20,000 पर था, निफ्टी 6,000 पर और बैंक निफ्टी 11,000 पर। जब ये बबल बस्ट हुआ तो डाउ जोन्स 6,500 तक आ चुका था, और इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस सेंसेक्स 8,500 पर आ गया था, निफ्टी 2,500 पे और बैंक निफ्टी लगभग 5,500 पे, जो कि लगभग 50% का करेक्शन शो करता है। अब हम आ चुके हैं दिसंबर 2019 में। अचानक से सभी न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ आ रही है, कोविड-19 वायरस की। कोविड-19 पेंडेमिक पूरी हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश था। जैसे जैसे कोविड-19 वायरस फैलने लगा, कई सारे देशों ने हेल्थ सिक्योरिटी की वजह से लॉकडाउन लगाना शुरू किया। लोग घर में कैद हो गए, इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस बंद हो गए, लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक सी गई। हर तरफ कोविड-19 वायरस से लोग डरे हुए थे। ये हर देश में फैलता जा रहा था।
किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास इस वायरस का कोई इलाज नहीं था। हर तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल था। जब लॉकडाउन का प्रभाव गहराने लगा तब इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ने लगी। मार्केट में मनी फ्लो ड्रास्टिकली रुक गया था, जिससे कंपनियों की इनकम पर गहरा प्रभाव पड़ा। सभी देशों ने अपने अपने कंट्री में एक्सटर्नल ट्रेवल्स को आने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ रुक सी गई। मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ने अपनी डाउन ट्रेंड की यात्रा शुरू करी। क्रैश से पहले सेंसेक्स लगभग 42,000 पर ट्रेड कर रहा था, निफ्टी 12,300 और बैंक निफ्टी 31,000। क्रैश के बाद सेंसेक्स गिरकर 25,000 तक आ चुका था, निफ्टी लगभग 7,500 और बैंक निफ्टी 20,000। तो आज अक्टूबर 2024 में आगे का इंडियन स्टॉक मार्केट हमें कैसा नज़र आ रहा है। तो अभी का अगर हम सिचुएशन देखें तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर से लेके अभी तक जो हमारे FIIs है उन्होंने कंटिन्यूसली पैसे विड्रॉ करे हैं, कंटिन्यूसली लार्ज अमाउंट में पैसा विड्रॉ करा है, जिसकी वजह से अभी आज 22 अक्टूबर के दिन हम सारे इंडाइसेस लगभग 7 से 8% डाउन है। अब ये जो FII या FPI जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है अनसर्टेनिटी। जो इज़राइल हमास का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑयल प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों पे पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जिसकी वजह से हमारा कस्टमर है या कंज्यूमर है, उसका जो मनी है वो मार्केट में आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट फिर से नेगेटिव साइड जाएगा। सेकंड है वैल्यूएशन। तो अभी करंटली हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है। तो अभी जो हमारा इंडिया का PE है वो लगभग 26.1 के आसपास है, जिसे कि ओवर वैल्यूड कंसिडर किया जा रहा है। अब ये ओवर वैल्यू होने के पीछे सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि अभी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसकी वजह से फ्यूचर को देख के सिर्फ मनी का इन्फ्लो मार्केट में किया जा रहा है कि फ्यूचर में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट आगे जाके काफ़ी पॉजिटिव साइड जा सकता है। ये सेम हमने जो पढ़ा था .com बबल के टाइम पे भी देखा था, जब मार्केट में सिर्फ इसी कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट मनी फ्लो था कि इन फ्यूचर दिस कंपनीज माइट बिकम बिग जायंट्स, और जब उनके रिजल्ट्स आए तो काफ़ी निराशाजनक थे। अभी जब हमारे क्वार्टर रिजल्ट आएंगे तब अगर वो भी डाउन साइड आते या एज पर इन्वेस्टर नहीं आते हैं तो अभी फिर से हमारा स्टॉक मार्केट नेगेटिव साइड और जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ओवर वैल्यूड, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। अब एक और जो है वो है चाइना। चाइना में भी मंदी आई हुई है। मंदी मतलब चाइना की इकोनॉमिक स्लो डाउन है। चाइना चाहता है कि उसके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो चाइना की कुछ मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से अपनी मॉडिफाई कर रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो चाइना के मार्केट में पैसा डाले और चाइना का मार्केट आगे बढ़े, जिसके कारण जो हमारे FII FPI है उनको जहाँ पे एडवांटेज मिलेगा वो वहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इसलिए अभी उनका शिफ्ट चाइना की तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अब सेकेंड है 21 अक्टूबर के दिन चाइना ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है, जिसकी वजह से आज जो हमारे स्टॉक मार्केट है वो लगभग 2% डाउन है। अब और फ्यूचर में हमें क्या क्या सिनारियोज देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ChatGPT से पूछा कि आपको क्या लगता है हमारा स्टॉक मार्केट कहाँ तक क्रैश कर सकता है, तो उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो एज़ पर ChatGPT जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है वो इन वर्स्ट कंडीशन 19,200 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल तक जा सकता है, जो कि लगभग 30% का करेक्शन है। ये जो सिनारियो है वर्स्ट केस सिनारियो है, क्योंकि ChatGPT को वर्स्ट केस सिनारियो फाइंड करने के लिए बोला था। तो अभी जो है अगर मार्केट इन द सेंस अगर मैक्सिमम करेक्शन आएगा वो 30% का आएगा, और जो लेवल्स है वो कुछ ये है। तो अब देखते फ्यूचर में क्या होता है। अब हमारा स्टॉक मार्केट पॉजिटिव साइड कब बढ़ सकता है। पॉजिटिव साइड ये तभी बढ़ सकता है जब जितना मनी जो आउटफ्लो है उससे ज़्यादा मनी इनफ्लो हो, ताकि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव साइड में जा सके। तो अभी हमारे जो DIIs वगैरह है
FII जब जहाँ पे पैसा निकाल रहा है वहीं हमारा DII बहुत सारी बाइंग भी कर रहा है, जो कि लगभग अक्टूबर में है 83,000 की। तो अक्टूबर में हम देख सकते हैं DII ने कंटिन्यूसली बाइंग करी है और वहीं अपोजिट साइड FIIs ने कंटिन्यूसली सेलिंग करी है। तो जो नेट है, तो जब तक ये नेट पॉजिटिव साइड पे नहीं आता तब तक हमें रिकवरी थोड़ी मुश्किल दिख रही है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। तो एज एन इन्वेस्टर अभी हमें नया पैसा मार्केट में नहीं लाना है जब तक कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती है। जब लगेगा तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लाके जो क्रैश के बाद जो पॉजिटिव बुल रन आ सकता है उसको राइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।